नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। आज हम एक नई कहानी सुनते हैं, मैरिज प्रपोजल, जो ईशा गर्ग ने लिखी हुई है। सबसे पहले हम पात्रों की बात करते हैं। के शहर मुंबई ने दर्शकों को पहले सभरवाल परिवार का स्वागत किया था। सब पुणे से आए प्रवासियों का आमन ने इसकी पहले से बढ़ती आबादी को और बढ़ा दिया था। कैलाश और उमा सभरवाल अपने 3 बच्चों के साथ नई शुरुआत करने के लिए पुणे से स्थानांतरित हुए थे। सभरवाल बच्चों ने मुंबई की चकाचौंध और ग्लैमर के बीच सहजता से अपनी जगह बना ली थी। कैलाश के हीरे के कारोबार की सफलता ने उन्होंने तेजी से भागते शहर के साथ बहुत जल्दी अपने कदम जमाने में मदद की, जबकि उमा सभरवाल को उच्च समाज समारोह और किट्टी कुबों के साथ तालमेल बिठाने में समय लगा। सभरवाल दंपति के बच्चों निशा, अलक्ष और अलीशा से मिले 3 व्यक्ति जो जितने जीवंत है उतने ही अद्वितीय भी है। निशा सभरवाल परिवार की सबसे बड़ी संतान है। वह एक क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है और उनके प्रेमी डॉक्टर विक्रांत एक समर्पित रेजिडेंट यूरोलॉजिस्ट है। निशा और विक्रांत एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरे करने के तुरंत बाद शादी के बंधन में बंधने के लिए उत्सुक है। अलक्ष, जिसे लकी के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित बी स्कूल से MBA स्नातक है और अपने पारिवारिक व्यवसाय की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए लगन से तैयारी कर रहा है। अलीशा उर्फ अली सबसे छोटी और सबसे साहसी सभरवाल है। एक वाणिज्य स्नातक, एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने और अपने पिता के व्यवसाय की लेखांकन दुनिया में धूम मचाने की राह पर है। सिंगल परिवार ने पहले ही पुणे में अपने लिए एक घर बना लिया था। उन्हें अपने दोस्तों सभरवाल को अलविदा कहने के लिए मजबूर होना पड़ा जब सभरवाल ने पुणे से दूर काम शुरू करने का फैसला किया। दूरियां उनकी दोस्ती में रुकावट नहीं बनी। वे एक दूसरे के बहुत करीब और सहायक है और अच्छे और बुरे समय में एक साथ रहते हैं। तन्वी सिंघल, दीक्षा सिंघल और हमारे अपने नायक अनिरुद्ध सिंघल, कपिश और डेजी सिंघल की संतानें हैं। तन्वी सिंघल एक संपन्न व्यवसायी और उद्यमी है जो वर्तमान में सिंघल एंटरप्राइजेस से चला रही है। वह अपने जीवन साथी अर्टोनी शेखर के साथ खुश दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रही है। दीक्षा सिंघल एक फूड ब्लॉगर और फैट टू फिट स्टूडियो की मालिक है। वह प्रभय के साथ 4 साल डेटिंग के बाद शादी के बंधन में बंधी और बेहतरीन जिंदगी जी रही है। वृद्ध सिंगल दंपति अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं और जीवन में आए उतार चढ़ाव से सफलतापूर्वक निपट रहे हैं। वे पावर कपल माने जाते हैं जिनकी हर कोई प्रशंसा करता है। उन्होंने न केवल अपने जीवन को प्यार से भर दिया बल्कि अपने बच्चों की निजी जगह की जरूरत का सम्मान भी किया है। वे अपने बच्चों के लिए हर क्षण मौजूद है। वह उनके हर फैसले का समर्थन करते रहे हैं। अनिरुद्ध के अतीत के आघात के कारण उसे महिलाओं के प्रति गहरी नापसंदगी पैदा हो गई। उस घटना के बाद वह अपने परिवार की महिलाओं के अलावा किसी अन्य महिला पर भरोसा करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। उनका मानना है कि नारी जाति केवल मर्द जीवन को अस्थिर करने वाली है। डेजी सिंघल ने अपने बेटे को दिल टूटने से संघर्ष करते देखा। वह अपने बेटे को अवसाद से बाहर निकालने और उसे यह दिखाने पर तुली है कि सभी महिलाएं उसकी पूर्व प्रेमिका की तरह नहीं है। बड़े होते हुए अक्सर अपने बुजुर्गों को ये कहते सुना है कि वे हमें खराब हालत से बचाने के लिए सदा हमारे साथ हैं। एक बार जब आप खुले में कदम रखते हैं तो आपका सामना वास्तविकता से होता है, लेकिन क्या वे आपको बताते हैं कि बाहर आने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने का सही समय कब है? क्या कोई आपके विकल्पों का
स्पष्ट रूप से बताने में आपकी मदद कर सकता है कि आप जिस निर्णय पर विचार कर रहे हैं वही सही है या नहीं? नहीं, कोई नहीं कर सकता। आपको अपने निर्णयों का परिणाम का सामना स्वयं करना पड़ेगा, चाहे वे सही हो या गलत। ये ऐसी ही एक जोड़े की कहानी है जिनकी पसंद ने उनके भविष्य की दिशा बदल दी। असल अलीशा सभरवाल हमारी कहानी की महिला नायक है। वह एक साहसी और स्वतंत्र महिला है जो अपनी शर्तों पर जीवन जीती है। उत्साह के जुनून और हर पल में उमंग जोड़ने की इच्छा के साथ वह एक मेरी जिंदगी मेरी पसंद वाली लड़की है। उसने मुंबई की हलचल की सराहना करना सीख तो लिया, लेकिन वह प्रकृति की शांति और सुकून चाहती है। प्रकृति की सिम्फनी में डूबी हुई वह हवा और लहरों की सुखदायक धुनों की चाहत रखती है। आमची मुंबई में उनकी पसंद के अनुरूप एकमात्र स्थान समुद्र के किनारे था। वह हमेशा भीड़ से दूर समुद्र तट पर एक शांत जगह ढूंढती थी, जहाँ वह रेत में अपने पैर धंसा सके, अपने अनियंत्रित बालों को स्वतंत्र रूप से नाचने दे और उस शांति को गले लगा सके जिसने उसे खुली बाहों से गले लगाया था। सुजॉय राठौड़ एक बिगड़ेल प्ले बॉय है जो अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आकर्षण का उपयोग करके महिलाओं को आसानी से मोहित कर लेता है। लेकिन जब उसकी नजर अलीशा सभरवाल उफ अली पर पड़ी तो सब कुछ बदल गया। उसके जीवंत व्यक्तित्व ने उसे तुरंत मोहित कर लिया और उसने उसे लोभाने के लिए अपना दिल और आत्मा लगा दी। उसके प्रस्ताव को स्वीकारना अलीशा के दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई थी, लेकिन अंततः दिल की जीत हुई और उसने खुद को उस बुरे लड़के की ओर आकर्षित किया। उस दिन अलीशा को सुजॉय से मिलना था और उसे यकीन था कि वह शादी का प्रस्ताव रखेगा, किंतु रास्ते में वह एक इंसान से मिलती है जिसने उसका भविष्य बदल दिया। आपके विचार में क्या ये व्यक्ति उसको दिल टूटने का कारण बनेगा? अनिरुद्ध अभी भी अपनी असफल प्रेम कहानी पर दुखी है। एक को परिस्थितियों ने तोड़ा है, दूसरे को दोस्त की बेवफाई ने। क्या ये अनपेक्षित शादी का प्रस्ताव उनके सदैव सुखी रहने की कुंजी हो सकता है? अलीशा ने कभी अपने भविष्य की योजना नहीं बनाई थी। उसने रविवार की आलस भरी सुबह को बिस्तर पर लिपटते हुए परिवार और दोस्तों के साथ हंसी और अपने सपने साझा करते हुए बिताया। लेकिन जब वह सुजॉय के आकर्षण में पड़ी तो सब कुछ बदल गया। अलीशा हाथ में हाथ डाले सांझ ढलते डूबते सूरज के साथ समुद्र तट पर रोमांटिक सैर की कल्पना करने लगी। वह आरामदायक रातें बिताने, गर्म कोको पीने और मीठी बातें फुसफुसाते का सपना देखने लगी। अलीशा के साथ होने पर सुजॉय भी अजय महसूस कर रहा था। वह उसकी बुरी प्रवृत्ति से पूरी तरह वाकिफ थी, लेकिन उसके प्रति उसका प्यार इतना गहरा था कि उसे लगा कि वह उसके तरीके बदल सकती है। उसने उसे प्यार पर पूरा विश्वास था। वह उसकी चट्टान, उसकी विश्वास पात्र और उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। उन्होंने एक गहरा संबंध साझा किया जो अटूट लगता था। जैसे जैसे उनका रिश्ता फलता फूलता गया, अलीशा को एक ऐसा भविष्य नजर आने लगा जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। उसने योजनाएं बनाई, लक्ष्य निर्धारित करना और एक साथ जीवन जीने की कल्पना करना शुरू कर दिया। उसने कल्पना की कि वह उसके साथ सदैव सुखी रहेगी। वह उससे इतना प्यार करती थी कि वह उसके साथ रहने के लिए अपनी दुनिया छोड़ने को तैयार थी। अपनी सीए की डिग्री प्राप्त करने के अलावा वह अब सुजॉय राठौड़ के साथ भारत के मियामी, गोवा में एक शानदार विवाहिक मिलन चाहती थी। ग्रेजुएशन की परीक्षाएं होने में कुछ ही दिन बचे थे।
वह अपनी परीक्षाओं को लेकर आशंकित नहीं थी। उसे यकीन था कि वह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगी और सामान्य दक्षता परीक्षा में भी सफल होगी। ऐसा कहा जा सकता है कि वह शादी करने के बारे में सोच रही थी और उसके प्रस्ताव को बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुजय संभवतः जल्दी ही मुझसे शादी करोगी, पूछेगा। वह अपने विचारों को शांत कर रही थी ताकि वह अपनी परीक्षाएं पूरी कर सके। उसके दिमाग में काफी समय से एक योजना चल रही थी। जब से कठिन परीक्षाएं समाप्त हुई है, तब से ही इस योजना का आकार लेना शुरू कर दिया था, जिससे उसे स्वतंत्रता और रोमांच की एक नई अनुभूति हुई और प्रत्याशा से भरे दिल के साथ वह गोवा के आकर्षक तटों के लिए ट्रेन में चढ़ गई। उसे क्या पता था कि भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही योजना बना रखी है। उसे सुजय से मिलना था, लेकिन रास्ते में एक अप्रत्याशित बाधा आई जिसने उसकी दुनिया हिलाकर रख दी। वह या तो उस जीवन में वापस जा सकती थी जिसे उसने छोड़ दिया था, या वह आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उसने तीसरे विकल्प का चुनाव किया। जब अलीशा अपने घर में दाखिल हुई, अपने माता पिता से होने वाले वार्तालाप के बारे में सोच कर ही उसने धड़कनें तेज हो रही थी और हथेलियां पसीने से तर थी। उसके भाई बहन को पता था कि वह गोवा के एक कुख्यात लड़के को डेट कर रही है, लेकिन उसके माता पिता को कोई जानकारी नहीं थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें ये खबर कैसे दी जाए। उसका दिमाग विचारों से दौड़ रहा था, लेकिन वह अनिश्चित थी कि वह काम करेगा या नहीं। उनके पिता हमेशा दयालु और खुले विचार वाले व्यक्ति थे, जबकि उनकी माँ सख्त और तानाशाही थी। उसने अतीत में गलतियां की है और कड़ी फटकार झेली है, लेकिन अब ये एक गंभीर परिदृश्य है। उसने अपने पिता को लिफाफा थमाते हुए रुकी सांसें से उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया। जब अलीशा ने उसे लिफाफा दिया तो कैलाश की भौहें चढ़ गई। वह उससे आने वाली तीव्र तरंगों का महसूस कर सकता था। उसने उससे लिफाफा खोलते हुए पूछा, ये क्या है अली? क्या आपने अपनी इंटर्नशिप के लिए लिखित रूप में एक पोर्टफोलियो तैयार किया है? नतीजे आने में अभी वक्त है। तुम हमेशा आश्वस्त रही हो, तो अब तनावग्रस्त क्यों लग रही हो? जब कैलाश ने उसे भ्रमित दृष्टि से देखा तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन जब उन्होंने पृष्ठ को पलटा तो वह दंग रह गया। अल्ट्रासाउंड को घूरते हुए उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पाँव के नीचे से जमीन खींच ली है। उमा को कोई अंदाजा नहीं था। ऐसा क्या है इन कागजात में जिसने तुम्हें स्तंभ कर दिया? उसने अपने पति से पूछा। स्तब्ध कैलाश चुप रहा। शांत बैठने की बजाय अलीशा ने स्थिति को उजागर करते अपने माता पिताजी से कहा, पिताजी, माँ, मैं गर्भवती हूँ। उसका सिर झुका हुआ था और उसकी आवाज बेमुश्किल सुनाई दे रही थी। जब कैलाश सभरवाल ने रिपोर्ट देखी तो उसकी प्रारंभिक धारणा यही थी कि उनकी बेटी उनके साथ मजाक कर रही है, लेकिन फिर उन्होंने रिपोर्ट पर नाम देखा। अल्ट्रासाउंड छवि देखकर उसे चक्कर आ गया। जैसा कि अलीशा ने कल्पना की थी, उसकी माँ पूरी तरह से घबरा गई। कैलाश, मैंने तुमसे कई बार कहा कि उसे सप्ताहांत में अकेले गोवा न जाने दिया जाए, लेकिन तुमने नहीं, मुझे गौर से नहीं लिया। देखिए अब उसने क्या किया है। उसने हम सभी को पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया है। उम्मा चिल्लाते हुए रोने लगी। बिल्कुल भी मुझे अपने किसी बच्चे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। इस खबर से उन्हें बहुत दुख हुआ, किंतु दूसरे ही पल उसे एहसास हुआ कि एक बच्चे के पालन पोषण में एक कुंवारी माँ को कितनी चुनौतियां आती है, और उसके विचार मिश्रित हो गए। उसने सोचा, अगर ये बच्चा रहा
तो अलीशा का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अलीशा हमेशा दंगा करने वाली मनचली लड़की रही, लेकिन ये बिल्कुल नए स्तर पर था। कैलाश पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी और गुस्से में आकर उन्होंने अपनी बेटी को इतनी जोर से तमाचा जड़ा कि उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। हालांकि उनका दृष्टिकोण सात्यावादी था। एक पिता के रूप में उन्होंने पहले कभी अपने बच्चों को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया था। परिणाम स्वरूप अलीशा की करतूतों से उसकी भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची। अधिकांश समय वह अपनी बेटियों को सचित्र प्रतिभाशाली बनने के लिए प्रेरित करता था। अलीशा गुस्से की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने पिता ऐसे सजा देंगे। नहीं, ये पहली बार है। उसे अब तक की सबसे कठोर सजा मिली है। उसने पहले ही की उसे पहले प्रहार से उबरने का मौका मिलता। उसके दूसरे गाल पर दूसरा जोरदार प्रहार हुआ। इसके प्रभाव से वह लड़खड़ा गई और कुछ कदम पीछे हट गई। डर से अलीशा के गाल सुन्न हो गए। ए, तुमने क्या किया अलीशा? उमा अपनी बेटी पर चिल्लाई। अलीशा अपने माता पिता के चेहरे की उदासी पढ़ सकती थी। उमा ने अलीशा की पिछली सभी हरकतों को नजरअंदाज कर दिया था और कभी भी उसे उसके गलत कामों के लिए नहीं डांटा था, लेकिन शायद उसने ये गलत तरीका अपनाया था। एक अच्छी मां न बनने और अपने बेटी को जीवन के महत्वपूर्ण सबक न सिखाने के लिए खुद को कोसती उमा लगातार रोती रही। कमरा एक बेचैन कर देने वाला सन्नाटों से भर गया। वे तीनों अपने अपने विचारों में थे जब आखिरकार कैलाश बोला, यदि तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो तो हमारे परिवार से पूरी तरह से अलग होना पड़ेगा और भविष्य में किसी प्रकार के संपर्क या संबंध की अपेक्षा मत करना। अली, फोन पर एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी और अलीशा आश्चर्यचकित रह गई। फोन पर अपने पिता की आवाज पहचानते ही उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। 8 महीने के ऊपर हो गए और उसका अपना परिवार से संपर्क नहीं था। पापा, अलीशा हकलाने लगी। उसका गला अचानक सूख गया और वह शब्द नहीं बना पा रही थी। हेलो, क्या आप मेरी बात सुन सकती हो? मुझसे बात करो बेटी। हस्तक्षेप के कारण उनकी आवाज कमजोर और विकृत आ रही थी। वह शायद ही समझ सकी कि वह क्या कह रहा था, लेकिन उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था। उसने अपने परिवार की याद आती थी। कैसी हो मेरी बच्ची? क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती है? अरे, कभी तो घर आओ। कोई डरने की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा। हम उसका और आपके बच्चे का भी स्वागत करेंगे। बस वापस आ जाओ, कैलाश ने विनती की। पापा, अब हम साथ नहीं हैं, केवल हम दोनों हैं, मैं और मेरा बेटा। वह अब तक मजबूत थी, लेकिन अपनी वास्तविकता को व्यक्त करना उसके लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन था। क्यों अली, क्यों? आप अकेले ही इतना सब कुछ क्यों सहती रही? आपने मुझे संपर्क क्यों नहीं किया? मैं नहीं कर सकी पापा। मैंने आप सभी को ठेस पहुंचाई है। वापस आओ अली, आपका सदैव स्वागत है। हम एक परिवार है। उसने अपना चेहरा झुकाया और फोन पकड़कर रोते हुए कुर्सी पर बैठ गया। अगर ये बात फैल गई कि मैं बच्चे के साथ कैसे अपने परिवार के पास वापस आ जाऊं, पापा, अफवाहें फैलने लगेगी। मेरी वजह से आपको और भी ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पापा, तुम मेरी मजबूत बेटी हो। हम इससे निपट लेंगे अली। मुझे सचमुच अपनी विद्रोही बेटी की याद आ रही है। तुमने उसके साथ क्या किया है? उसने हंसते हुए मूड को हल्का करने की कोशिश की। अलीशा के गले में एक मीठी हंसी छूट गई जब उसने कहा, पापा,
मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं वापस आऊंगी, लेकिन आप वचन दीजिए कि आप बच्चे के पिता के बारे में न कुछ पूछेंगे और न ही उनका कभी जिक्र करेंगे। वह मेरा अतीत का वह हिस्सा है जिसे मैं भूलना चाहती हूँ। मैं नहीं करूँगा, इसमें से कोई नहीं रोक करेगा, लेकिन ये सौदा है, आप जीवन को एक और मौका देंगे। अलीशा ने कॉल खत्म की और बच्चे की ओर देखा। उसके हल्के खराटों से कमरा भर रहा था। वह मासूम बच्चे के माथे पर प्यार भरा चुम्बन देती है और बुदबुदाई, चलो तुम्हारे नाना नानी से मिलने चलते हैं। जैसे ही अलीशा घर के दरवाजे के पर पहुंची, वह सोचे बिना नहीं रह सकी कि ये सब कैसे शुरू हुआ। वह चिंतित महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दरवाजे के दूसरी ओर उसका क्या इंतजार कर रहा है। राहत की बात ये थी कि उनकी माँ उमा ने दरवाजा खोला था। अली, तुम कहाँ थी? मैं सचमुच तुम्हारे बारे में चिंतित थी। उमा अपनी बेटी को देखकर भाव विभोर हो गई। उसने उसे जोर से गले लगाया और अंदर ले गई। अलीशा ने अपनी माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप कैसे हैं मम्मा? उसने अपनी माँ की आंखों में झांका। वह उसे निराशा की उम्मीद कर रही थी जो उसने पिछली मुलाकात के समय देखी थी, लेकिन उसने पाया कि उसकी माँ की आंखों खुशी से चमक रही थी। उसने मन ही मन अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। कितने समय से वह अपने परिवार का साथ दोबारा पाने की चाहत रखती थी। कैलाश भी जल्दी से अपनी बेटी तक पहुंचा। उसने अलीशा के सिर को प्यार से सहलाया और अपनी बेटी की गोद में शांति से सो रहे बच्चे को देखकर मुस्कुरा उठे। मेरा दोहता, उन्होंने पूछा। जब अलीशा ने स्वकृति से सिर हिलाया तो उसने अपना हाथ बढ़ाया और पूछा, क्या मैं गोद में ले लूं? उसकी अनुमति मांगी। आंखों में खुशी के आंसू लिए अलीशा ने ध्यान से बच्चे को अपने पिता की गोद में दे दिया। अपनी दोहते को गोद में लिए हुए उसके माता पिता चांद पर थे। वो दोनों उस छोटे बच्चों को सहला रहे थे जो अभी अभी झपकी से उठा था और अपने सामने अपरिचित चेहरों को उत्सुकता से देख रहा था। इस दृश्य को देखकर सिर्फ अलीशा ही नहीं बल्कि उसके माता पिता भी रो पड़े। इसका नाम क्या रखा अली? उमा ने अपनी बेटी से बच्चे को सहलाते हुए पूछा। उसकी मुस्कान एक पल के लिए भी कम नहीं हुई। अलीशा ने आधिकारिक और तौर पर नन्हे बच्चे को अपने माता पिता से मिलवाया। पापा और मम्मा अपने दोस्तों से मिले। अगस्त, कैलाश ने छोटे बच्चे को अपनी विशाल बाहों में पकड़ रखा था, जिससे वह पहले से अधिक छोटा लग रहा था। वह उसके माथे पर एक त्वरित चुम्बन देने के लिए नीचे झुके और फिर अलीशा के साथ भी ऐसा ही किया। कुछ ही समय में अन्य सभरवाल सदस्य भी उनके साथ शामिल हो गए। निशा भी अपने भांजे को देखते हुए ले झुकी। उसने प्यार से उसके मखमली अत्यंत मुलायम बालों को सहलाते हुए पूछा, क्या तुमने इसे कोई अंग्रेजी नाम दिया है या उसके जन्म के महीने के आधार पर उसका नाम रखा है? निशा हमेशा सीधी कटाक्ष करने वाली लड़की रही। उन्होंने न आओ देखा न ताओ और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मन की बात कही। क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं आया? अलीशा ने पूछा। जैसे ही निशा ने अलीशा का उत्तर सुना, वह ठहाका लगाकर हंस पड़ी और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अपनी नादान बहन को क्या उत्तर दे, लेकिन उसे जवाब सूझ ही गया। सच में तुझे अगस्त्या, आजाद या यहाँ तक कि एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम भी नहीं सूझा? अरे पगली ओणम, जैसे नाम के बारे में तेरा क्या ख्याल है? हाँ, बहुत मजाक किया। नर्स ने की ये मूर्खतापूर्ण गलती। उसने गलती से इसके नाम के स्थान पर उसके जन्म का महीना डाल दिया और मैंने उस समय इसे नजरअंदाज किया क्योंकि मैं तुरंत उसे नहीं बदलवा सकती थी। जवाब में अलीशा ने शरारत भरी मुस्कान बिखेरी। सचमुच तुम्हें इसका नाम ठीक करना होगा। मैं अपने भतीजे को अगस्त नहीं कह सकती, ये अजीब लगेगा। अरे अगस्त, क्या तुम अपनी मासी से जनवरी में मिलने आओगे? और वह हंस पड़ी। अपनी बहन के ताने जानकर अलीशा बस मुस्कुरा दी। किंतु निशा का वयम अभी पूरा नहीं हुआ था। सच में कौन अपने बच्चे का नाम तय करने के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार करता है? अली,
तुम्हें आगे बढ़ने और अधिक जिम्मेदार बनने की जरूरत है। अब आप अकेले नहीं है, अब आप एक माँ है। निशा बच्चे के साथ खेलती रही, लेकिन अपनी बहन पर भद्दे कमेंट करने से खुद को नहीं रोक पाई। अलीशा का धैर्य पूर्ण तरह से खत्म हो चुका था। तुम्हें पता ही निशा, मुझे हमेशा इस बात पर गर्व रहा है कि मेरी बड़ी बहन एक अति बुद्धिमान डॉक्टर है, लेकिन अब मुझे आपकी समझ पर दया आती है। क्या आप नहीं जानते हैं कि गर्भावस्था कोई आसान काम नहीं है? एक अकेली माँ या बिना परिवार के साथ फुटबॉल के आकार के पेट के साथ पूरे 9 महीना अकेले गुजारती है। प्रसव को संभालना और दैनिक कार्य को प्रबंधन करना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण है। मैं जानती हूँ कि चुनाव मेरा था और मुझे इस पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। मैं ये बात किसी ऐसे व्यक्ति को बताने की जहमत क्यों उठा रही हूँ जिसके पास नौकर है और जिन्हें यह भी नहीं पता है कि उनके आलीशान महल के बाहर का जीवन कैसा है। मुझे तुम्हारे लिए खेद है निशा। हाँ, मैं सचमुच तुमसे सहानुभूति करती हूँ। उसके गुस्से ने सभी को चुप करा दिया। और नाम से क्या फर्क पड़ता है? मैं अपने बेटे का अच्छे से पालन पोषण करूंगी। उसने अपने नाम को लेकर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, क्योंकि वह एक बेहतर इंसान बनेगा। जब अलीशा ने अपनी बहन की आंखों में गहराई से देखा तो उसकी आवाज कांप उठी। निशा के गाल शर्म से लाल हो गए। वह उसके प्रति उदासीन और उपेक्षा पूर्ण रही थी, लेकिन ये पहला अवसर था जब उसने तीखा जवाब देने का साहस जुटाया। उमा और कैलाश अपने सबसे छोटे बच्चे को देखकर गर्व से फूले नहीं समा रही थी। उनकी बेटी, जिसकी कुख्यात प्रतिष्ठा थी, बड़ी हो गई थी, मानो वह अचानक अधिक परिपक्व हो गए हो। उमा ने अलीशा के हाथ पकड़ लिए और पूछा, आप पूरे समय कहाँ थे अली? आपने हमसे पहले संपर्क क्यों नहीं किया? आप इस समय तक कैसे रहे? तुम्हारे पिता और भाई तुम्हें खोज रहे थे। उन्होंने आप तक पहुंचने की कोशिश में अपने सभी संपर्क इस्तेमाल किए, लेकिन आप बात नहीं बनी। अपनी बेटी द्वारा सहन की गई सभी कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार महसूस करते हुए उमा के आंसू अनियंत्रित रूप से बह निकले। जब अलीशा ने उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया तो उसने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने के लिए खुद को दोषी ठहराया। अलीशा ने अपनी माँ को कमजोर और दुबले शरीर को देखा। वह अपने परिवार को हुई परेशानियों के बारे में सोचकर अपना दिल दुखा रही थी। उसने अपनी माँ को आश्वस्त किया, मम्मा रुपया रोए मत, मैं ठीक हूँ और मैं आप सभी को इस बात से सबसे परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। हालांकि वह कुछ समय से माफी मांगना चाह रही थी, फिर भी उसने अपने परिवार से संपर्क न करने का विकल्प चुना। यहाँ तक कि उन्होंने फोन कॉल्स और सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली। जब उमा ने माफी सुनी तो उसे भावना से अभिभूत होकर अपनी बेटी को कस कर गले लगा लिया। निशा ने धीरे से बच्चे को चिकने गाल को सहलाया और बोली, वो बहुत प्यारा है। उमा ने अलीशा पर अपनी पकड़ ढीली की और धीरे से बच्चे को अपने पति की गोद से ले लिया। आंसू भरी मुस्कान के साथ वह फुसफुसाई, यहाँ आओ बच्चे, क्या आप अपनी नानी जैसे दिखते हो? मुझे करीब से देखने दो। शायद ये महज एक संयोग था, या फिर उसे ऐसा महसूस हुआ होगा कि बहुत सारे लोग उसे देख रहे थे। कारण चाहे जो भी हो, वह लड़का जो झपकी ले रहा था जाग गया और अपनी नानी की ओर देखा, फिर तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से सो गया। बच्चे की हर छोटी चीज से निशा को रोमांचित कर दिया। उसने पहले कभी इतना छोटा बच्चा नहीं देखा था। जब उसने उसे जागते हुए देखा तो वह उत्साह से बोली, मम्मा उसे देखो, वो जमाई ले रहा है। ओह, वह ऐसा करते हुए बहुत प्यारा लग रहा है। क्या तुमने पहले कभी कोई शिशु नहीं देखा? सभी बच्चे ऐसा करते हैं, और हाँ, सभी बच्चे प्यारे होते हैं। कैलाश ने बच्चों की ओर देखा और मन में सोचा, इसकी शक्ल सूरत और अली की शक्ल सूरत से कोई समानता नहीं है। शायद ये पिता पर गया होगा। उमा ने अपने पति के विचारों में बखूबी पढ़ लिया और मुस्कुराते हुए बोली, कैलाश, बच्चा अभी कुछ दिन का ही है, जैसे जैसे बड़ा होने लगेगा इसका रंग रूप सब बदलेगा। उमा ने अपना अनुभव साझा किया। अलीशा ने अपने परिवार को बच्चे के चारों ओर इकट्ठा देखकर राहत महसूस की। सभी मुस्कुरा रहे थे। उमा ने बच्चे को अपने पति को सौंप दिया।
और अपनी बेटी के पास जाकर बोली, अली तुम थक गई हुई लग रही हो, जाओ और एक झपकी ले लो, हम अगस्त को संभाल लेंगे और जब उसके दूध का समय होगा तुम्हें जगा देंगे। अलीशा ने अपनी माँ को गाल पर चुम्बन किया और अपने कमरे में चली गई। उसका बेटा अच्छी देखभाल में है, आश्वस्त महसूस करते हुए जल्दी उसकी आंख लग गई। जब वह उठी तो उसकी माँ उसके ठीक बगल में बच्चे को गोद में लिए हुए बैठी थी। छोटा बच्चा इधर उधर छटपटाते हुए आवाजें कर रहा था। अलीशा का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह खांसी करने लगी। उह उह, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये भूखा है। क्या तुम्हें सर्दी जुकाम लग गई? उमा ने तुरंत पूछा। जी, हल्की सर्दी लग गई होगी। परसों हल्के हल्के गीले कपड़ों में सो गई थी, बदलने का समय नहीं लगा था। वह बबड़ाई और उमा तुरंत बच्चे को चेहरा ढकते कीटाणुओं से बचाने की कोशिश में बिस्तर से बाहर कूद गई। मैं तुम्हारी सर्दी के लिए कुछ घरेलू उपचार करती हूँ, पर पहले बच्चा बहुत भूख लग रही होगी। क्या तुम्हारे पास कोई फार्मूला दूध है? सर्दी होने पर आप उसे स्तनपान नहीं करा सकती। ओह हाँ मम्मा, बस सफर के लिए रखती हूँ। राहत महसूस करती हुए अलीशा तुरंत अगस्त के लिए बोतल बनाने के लिए बिस्तर से उठी। शाम का समय हुआ। कैलाश और उमा का एक लौता बेटा अलक्स जब हवेली में दाखिल हुआ, उसने एक शिशु की रोने की आवाज सुनी। उसने रोने का स्रोत का पता लगाने के लिए हर तरफ देखा, लेकिन उसे आसपास कोई नहीं दिखा। वह अपने घर के पास पहुंचा तो रोना और भी अधिक स्पष्ट हो गया। वह जानता था कि ये आवाज उसके घर से ही आ रही है। प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उसने देखा कि एक महिला बच्चे को सांत्वना देते दूध की बोतल उससे मुंह में देने की कोशिश कर रही है। जैसे ही दूध की बूंदें बालक में मुंह में गई, उसका बिलकना बंद हो गया। अलक्ष ने अपना काम का थैला नीचे रखा और लिविंग रूम में अपनी बहन की तलाश की। माँ, अली क्या है? वह अब तक यहाँ आ गई होगी। हाँ, वह तुम्हारे पापा के साथ ऊपरी मंजिल पर है। पूरे प्यारा सा बच्चा आपका भांजा ओगी है। उमा अचानक रुक गई। उसे एक एहसास हुआ। उसने अपने बेटे की ओर तिरछी नजर से देखा और दांत पीसकर बोली, सचमुच? आपने और आपके पिता ने मुझे ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि अली आ रही है? हम आपसे प्यार करते हैं माँ, लेकिन सच्चाई यही है कि जब अली ने अपनी गर्भावस्था की घोषणा की तो आपने अपना आपा खो दिया। तुम इतने अभिभूत हो गए कि निशा जहाँ भी जाती तुम्हें अली की गलतियाँ और निशा में तुम्हारा ही साया दिखने लगता। मुझे चिंता थी कि अगर तुम्हें पहले बता दिया तो तुम उसे स्वीकार नहीं करोगी। अलक्ष ने समझाने की कोशिश की। उमा को ये स्पष्ट था कि ये खबर उसने क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।